स्टार्टिंग द एनालिसिस मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो ऑफ 22nd, 23rd एंड 24th नवंबर। सबसे पहला टॉपिक है सेंटर नोटिफाइज 4 न्यू लेबर कोड्स। तो बेसिकली अगर मैं इसके कंटेक्स्ट के बारे में बताऊं तो ये जो 4 कोड्स हैं ये रिप्लेस करते हैं अराउंड 29 फ्रैगमेंटेड लॉज को, सेंट्रल लेबर लॉज को रिप्लेस करते हैं टू क्रिएट अ कंसोलिडेटेड मॉडर्न फ्रेमवर्क। 4 कोड्स कौन से हैं? कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये 4 कोड है। अब कोड ऑन वेजेस की अगर मैं बात करूं जो कि 2019 में इसे फ्रेम आउट किया गया था, ये इंट्रोड्यूस करता है एक स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेज फ्रेमवर्क को फॉर ऑल दी वर्कर्स। Also it mandates equal pay for equal work across genders. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की मैं अगर बात करूं 2020 इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, यहाँ पर ये कोड्स दिए हुए हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये लीगलाइज करता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को विद फुल बेनिफिट्स। ऑल्सो रिड्यूस करता है ग्रेट्युटी एलिजिबिलिटी फॉर FTE to 1 year। तीसरा इसका क्या काम है? दैट इट रेजेस थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ्स और रिटेंचमेंट अप्रूवल फ्रॉम 100 to 300 वर्कर्स। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंड करता है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज को, एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इंट्रोड्यूसेस आधार लिंक्ड UAN फॉर पोर्टेबल बेनिफिट्स। चौथा आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है, OSHWC 2020। सो दिस mandates free annual health checkups for workers aged 40 plus, permits women to work night shifts with consent and safety। लिटरली सॉरी कॉल आ गई थी। सो 4th पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड पे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OSHWC कहते हैं, 2020 का ये। दिस मैंडेट्स फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स अप टू 40 प्लस एजेड वर्कर्स एंड परमिट्स वुमेन टू वर्क नाइट शिफ्ट्स। सिग्निफिकेंस अगर हम प्रोज एंड कॉन्स के उसमें पढ़ें तो बेसिकली प्रो रिफॉर्म आर्ग्यूमेंट में ये है कि दिस सिंप्लीफाइज द कंप्लायंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, enhances worker protection and formalizes the workforce। ट्रेड यूनियन कंसर्न की अगर बात की जाए, critics deem the codes pro employer, citing delusion of protection, example higher retrenchment threshold and potential misuse of FTE। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीथिंकिंग अ सिंबल ऑफ एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर है। Compliance meeting minimum legal standards, environmental protection seen as a cost or an externality। This leads to greenwashing। Greenwashing एक important UPSC टर्म है, इस पे वर्क ओवर कर लीजिएगा। न्यू फोकस क्या है जो कि इसमें बताया गया है, स्ट्रेटेजिक ग्रीनिंग की बात की जा रही है, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ environmental protection into core strategy supply chain is to be brought in। Triple bottom line, economical, ecological and social benefits are integrated। Formalization, moving beyond voluntary CSR to mandatory environmental, social and governance ESG reporting। Financial leverage, the finance sector uses ESG for investment or lending decisions। तो ESG का जो basic use है that is for investment or lending decisions and also for incentivizing the green businesses। ग्लोबल ड्राइवर्स क्या क्या हैं? ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी है एंड अलाइनमेंट विद SDG 12। दीज आर द ग्लोबल ड्राइवर्स। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये आपका SDG 12 है, इसका ये थीम है। नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक आ जाता है द न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया शुड बी टुवर्ड्स एशिया, डोमिनेटेड बाय US China rivalry and heightened US focus on countering China's rise through the alliances, example viewing India as a key। इंडिया स्ट्रेटजी की क्या है? मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बैलेंसिंग रिलेशंस विद US एंड रशिया। कोर प्रायोरिटी, फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी लाइक AI, स्पेस, मिसाइल डिफेंस एक्सेट्रा। सॉफ्ट पावर एसेट्स, इसकी बात की गई है इसमें, वेयर इंडिया स्ट्रेंथ इंक्लूड इट्स डिप्लोमेटिक कैपिटल, इकोनॉमिक क्लाउड एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। Multilateralism, need to strengthen the voice of the global south in the forums like G20 and prioritize economic issues। What are the challenges ahead? Making hard decisions on trade-offs between geopolitical autonomy and economic needs, closing the high-end technology gap with China, need for coherent
लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ये चैलेंजेस हैं इसके। यहाँ पर मैं अभी बेसिकली जो नोट्स फॉर्म में है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्म में नॉट पावर पॉइंट, नोट्स फॉर्म में जो मैं आपको पहले रिप्रेजेंट कर दी थी ब्लैक स्लाइड्स के रूप में, आज नहीं हो पाया है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम भी है और काफ़ी दिनों से चल रहा है, दैट इज़ वाई 2 दिन के गैप के बाद वीडियो आया है। सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मुझे और भी चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही हैं, एंड उसके साथ साथ आई डू हैव अ कंस्ट्रक्शन इन माई हाउस ऑल्सो, सो प्लीज़ डू कोऑपरेट विद दैट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, वर्जन 2 ऑफ नेशनल एक्शन प्लान और AMR रिक्वायर्स फ्रेश कमिटमेंट। बेसिकली यहाँ पर सेंटर ने रिलीज किया है वर्जन 2 ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, acknowledging that the first version suffered due to the weak implementation and poor state collaboration. The move is critical as the AMR is a global health crisis in 2023. The second version of the India's National Action Plan on Antimicrobial Resistance has been introduced, acknowledging that the first version failed due to the poor state collaborations and implementation gaps at the community level. AMR is basically a severe crisis. A 2023 WHO report indicated that globally 1 in 6 confirmed infections involving AMR, while in India approximately 1 in 3 bacterial infections are resistant to common drugs. Key drivers in India include widespread antibiotic misuse in healthcare, animal husbandry and agriculture exacerbated by poor surveillance. NAP National Action Plan 2.0 adopts One Health approach integrating human, animal and environmental health. So this is including the soil and water footprint of the antibiotics. The new version demands fresh commitment, enhanced coordination with the states and a focus on curbing causative factors such as the rampant overuse of the antibiotics to achieve the effective delivery against resistance. नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोदी मीट्स ऑस्ट्रेलियन PM, डिस्कसेस कोऑपरेशन इन ट्रेड, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। Basically, they are talking about the meeting between PM Modi and Australian Prime Minister Anthony Albanese that took place on the sidelines of G20 Leaders Summit, जो कि जोहान्सबर्ग में था। फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये फाउंडेशन है ऑफ द टाइज कैरेक्टराइज्ड बाय डीपनिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द सेक्टर्स। कोर पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन क्या है? सबसे पहला ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, तीसरा डिफेंस एंड सिक्योरिटी बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में है, थर्ड आपका क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी, इन पे कोलैबोरेशन होने की बात हो रही है ऑन सिक्योरिंग द सप्लाई चेन्स एंड एडवांसिंग ग्रीन एनर्जी सोल्यूशंस। चौथा आपका एजुकेशन है एंड फिफ्थ पीपल टाइज, डीपनिंग कल्चरल टाइज। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो द बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ वाइडर क्वाड ग्रुपिंग दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US, एम्ड एट अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो ये मैं आपको इसका जियोपॉलिटिकल एंगल बता रही हूँ। तो बेसिकली ये जो मीटिंग है हाईलाइट किया है इसने इंडिया का प्रेजेंस एट बोथ G20 एंड साइमल्टेनियसली एट द ब्रिक्स Summit, showcasing India's policy of strategic autonomy and engagement with multiple global forums. Next topic है आपका COP30 draft text skips mention of fossil fuel use. अगर मैं COP30 के themes की बात करूँ तो they focused on halting deforestation and curbing fossil fuels. Key sticking points: fossil fuel phase out. The draft text skipped mention of a timeline for eliminating fossil fuel use by all the economies. Developing countries stand. इसमें क्या रहा है? Developing countries like India are insistent on language that supports their right to use fossil fuels for development and equity and are opposed to language on eliminating them. So negotiations are on. The flashpoints were the inclusions of language that commits countries to a timeline on eliminating fossil fuel from their economies. Roadmaps की अगर बात करें, agreed on a plan for roadmaps to end deforestation as well as a path towards ending fossil fuel use by the countries. And now if we talk about the goal, keep the path to limit heating below 1.5 degree Celsius alive. यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर रखने की जो एक एवरेज एनुअल टेम्परेचर रखने की जो बात चली है, एक लिमिट डिसाइड की गई, उसे
कंटिन्यू रखने की बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर डिफाइनिंग ऑब्सेंटी इन ऑनलाइन कंटेंट प्रपोज्ड। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रपोज्ड फॉर डिफाइनिंग द ऑब्सेनिटी इन ऑनलाइन कंटेंट अंडर द एग्जिस्टिंग IT रूल्स 2021। रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए, दिस अप्लाइज टू डिजिटल कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया एंड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स। प्रपोजल की बात की जाए तो कंटेंट डीम्ड obscene would be a violation of the code of conduct. Now, if we talk about the goal, to regulate content deemed harmful, including that which is manifestly incident, pornographic, or of a character tending to incite or encourage the crime or to corrupt minds and morals of younger persons. लीगल बेसिस की अगर बात की जाए तो द न्यू डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉज इंक्लूडिंग द इंडियन पिनल कोड एंड द सिनेमेटोग्राफी एक्ट। नेक्स्ट आपका है एट G20 समिट मोदी प्रपोजेस न्यू इनिशिएटिव्स ऑन हेल्थ स्किल्स। लोकेशन की अगर बात की जाए, समिट हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। की प्रपोजल्स बाय PM मोदी प्रपोज्ड न्यू इनिशिएटिव्स ऑन हेल्थ, जिसमें ग्लोबल पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ नीड टू बी रिकन्सिडर्ड की बात हुई है। स्किल्स के बारे में बात की गई है, वेयर द फोकस विल बी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, वेयर देयर वुड बी एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। फोकस एरिया क्या है? डिस्कस्ड क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स एंड हेल्थ। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रपोज्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इंडिया अफ्रीका कनेक्ट, PM मोदी हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग विद द साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है COP30 एंड्स विद द प्लान फॉर रोड मैप्स टू हॉल्ट डिफॉरेस्टेशन एंड कर्ब फॉसिल फ्यूल्स। सो बेसिकली यहाँ पर अगर थीमेटिकली मैं बात करूँ तो फोकस रहेगा ऑन हॉल्टिंग डिफॉरेस्टेशन एंड कर्बिंग द फॉसिल फ्यूल्स। की स्टिकिंग पॉइंट्स, fossil fuel phase out, the draft text skipped the mention of a timeline for eliminating fossil fuel used by all the economies. Developing countries का stand क्या रहा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई थिंक ये टॉपिक मैं रिपीट कर रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अबाउट द न्यू लेबर कोड्स एंटी वर्कर एंड प्रो कॉर्पोरेट ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन का कहना है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमी के एस्पेक्ट से। न्यू लेबर कोड्स जिसमें लेजिस्लेशन की बात की गई, दैट पार्लियामेंट हैज़ पास द न्यू लेबर कोड्स। कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए, द कोड्स रिप्लेस 29 सेंट्रल लेबर लॉज। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई लेबर लॉज, इंश्योर मिनिमम वेज, social security for all workers, including gig and platform workers, and promote the ease of doing business. Now, what is opposition or criticism? Termed as anti-worker and pro-corporate. Concerns क्या हैं? Weakens workers' rights, makes it easier for the corporates to hire and fire, and dilutes the rights of trade unions. की डिमांड की अगर बात की जाए तो opposition sought to include provisions like the right to health and the right to work under the universal health and social security guarantee. Next topic है आपका why did India's trade deficit widen in October? ये आपका next topic है. This is a very important thing of concern. अक्टूबर 2025 मर्केंडाइज ट्रेड स्नैपशॉट की अगर हम बात करें तो ट्रेड डेफिसिट हिट्स द रिकॉर्ड। मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट सर्ज्ड टू अ रिकॉर्ड ऑफ अराउंड $41.7 billion in October 2025 as compared to $26.2 billion in October 2024. So this is the highest monthly merchandise deficit ever recorded. Merchandise imports की अगर बात की जाए, they rose sharply by 16.6% year on year basis to a record of $76.1 billion. यानी 76.1 बिलियन के मर्केंडाइज इंपोर्ट्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखी गई है। 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखी गई है टू एन 11th month लो ऑफ $34.4 बिलियन। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात की जाए, एक्सपेक्टेड टू वाइडन मटेरियली टू अराउंड 2.4% to 2.5% of the GDP in Q3 of financial year 2022 from 1.8%
approximately 1.8% of the GDP in quarter 2 financial year 2022. यानी क्वार्टर 2 जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन हुआ है अगर देखा जाए तो मटीरियली. की फैक्टर्स क्या हैं वाइडनिंग के? सर्ज इन इम्पोर्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्ट्स सर्ज ड्यू टू द फेस्टिव डिमांड, दीपावली, दशहरा एक्सेट्रा, हाई ग्लोबल राइसिंग प्राइसेस एक्सेट्रा. गोल्ड अलोन अकाउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ द मंथली इम्पोर्ट इंक्रीज. लेकिन अगर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स के बारे में बात की जाए तो वो डिक्लाइन हुआ है. देन कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स जो कि सेकेंडरी ड्राइवर है, जैसे कि पनिटिव यूएस टैरिफ्स, एक्सपोर्ट्स वर इम्पैक्टेड बाय 50% टैरिफ इम्पोज्ड बाय द यूएस, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द शिपमेंट्स टू इंडियाज बिगेस्ट मार्केट. सो एक्सपोर्ट टू यूएस फेल बाय अराउंड 8.6%, यानी एक्सपोर्ट जो जाते हैं यूएस में 8.6% की गिरावट हुई है. सेक्टरल इम्पैक्ट क्या पड़ा है? शार्प डिक्लाइंस वर सीन इन की फैक्टर्स. Engineering goods were down by around 16.7%, gems and jewelry were down by 26%, and textiles and apparel were double-digit decline. So high base effect क्या है? The strong exports recorded in October 2024 alone contributed to the sharp year-on-year decline. The silver lining, services trade, service एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए कंटिन्यू टू बी अ ब्राइट स्पॉट, राइजिंग बाय नियरली 12% टू $38.5 बिलियन. सर्विसेज सरप्लस की अगर बात की जाए रोज टू नियरली 20 बिलियन, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन IT एंड बिजनेस सर्विसेज. ट्रेड बैलेंस ओवरऑल गुड्स प्लस सर्विसेज, total trade deficit, merchandise deficit offset by services surplus also widened but less drastically than the merchandise deficit. Now future outlook and concerns की अगर बात की जाए तो there is an expected cooling. The deficit is expected to cool down in November-December 2025, largely due to an anticipated sequential dip in gold imports post-festive season and a possible pickup in overall exports. What are the new risks behind it? Proposed US legislation that could impose a tax on US firms outsourcing jobs abroad that poses a risk to India's software or BPO exports, and this could further pressure the करंट अकाउंट डेफिसिट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रम्प्स यूक्रेन गैम्बिट. ये आर्टिकल जो है बेसिकली डिटेल करता है लीक्ड 28 पॉइंट पीस प्लान फॉर प्रपोज्ड बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू एंड द वॉर इन यूक्रेन, फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी गारंटीज एंड रशियाज री इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट लाइन, द प्लान सजेस्ट फ्रीजिंग द करंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, मीनिंग रशिया वुड कीप द टेरिटरीज इट करंटली occupies, including Crimea, Donbas, Zaporizhia, and Kherson. Secondly, security guarantees. Ukraine would receive long-term security guarantees from the US and EU, but must agree not to join NATO in the near future. Teesra, Russia's reintegration. In exchange for peace, Russia would be reintegrated into the global security architecture and sanctions would be lifted. Ukrainian hurdles. Ukrainian President Zelensky may find the plan difficult as it requires him to make significant concessions like acknowledging Russia's control over the certain territories which he has previously opposed. So basically जो proposal है circulate हुआ है among various parties including the European and US officials but requires an immediate action and commitment from the involved parties. Next आपका topic है UNSC reforms no longer an option but a necessity. Modi at IBSA. सो एट द IBSA समिट के बारे में थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा. बेसिकली इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीकन समिट है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दैट रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी. सो एड्रेसिंग द ग्लोबली फ्रैगमेंटेड एंड डिवाइडेड वर्ल्ड, मोदी emphasized that the IBSA sends a clear message for changes in the global governance. The platform connecting three major democracies and economies must strengthen cooperation in security and counterterrorism. So Modi called for a unified message of cooperation, unity and humanity to tackle the global challenges including racism and double standards. Next topic है आपका COP30 stresses adaptation as a path to fossil fuel. तो COP30 delegates in Belém, Brazil agreed that transitioning away from the fossil fuels is essential, but equally vital is tackling the climate adaptation for the countries already facing climate change impacts. So the final text calls on developed nations to at least triple adaptation finance by 2035 and engage in a dialogue regarding using trade forums for climate action.
ensuring measures that don't impede trade or growth. So the focus will be on adaptation that aligns with demands from developing nations, who stresses that climate finance should address existing vulnerabilities, not just imagination. So there is an ideological divide, however, regarding the fossil fuel phase out, with the EU pushing for a hard target and India stressing the need for a just and equitable transition, dependent on local circumstances, resources, and energy poverty elevation. नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीएम कॉल्स फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन एआई टू प्रिवेंट मिसयूज. सो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में ही हैज़ बेसिकली स्पोकन अबाउट द ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हैज़ बिल्ट ऑन द core principles to prevent misuse, especially in critical technologies. He emphasized that the approach must shift from jobs of today to capabilities for tomorrow and focus on skill-based talent mobility. So the pact should be based on core principles like effective human oversights, safety by design, transparency, and restrictions on AI use in deepfakes, crime, and terror activities. So Modi advocated for human-centric approach, ensuring AI benefits that are accessible and equitable for all. So this vision has been integrated into India's AI mission, and he stressed that AI must be used for global good, making its should be misuse a preventable offense. नेक्स्ट आपका टॉपिक है हाउ कैन स्टेट PCS बी रिफॉर्म्ड. सो बेसिकली ये जो आर्टिकल है दिस एग्जामिन्स द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्मेशंस इन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, जिसे फेमसली PCS के एग्ज़ाम के नाम से बोला जाता है, और इसको जो हैंडल करती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है. सो दिस इज हाईलाइटिंग दैट द करेंट स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस आर ऑफन आउटडेटेड, कॉम्प्लेक्स एंड लैक ट्रांसपेरेंसी, लीडिंग टू पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन एंड डिलेज लाइक द डिमांड टू पोस्टपोन द Telangana Group 2 exam. Historically, PSCs were meant to select the best talent, but they've now faced political interference and functional issues. Key reform suggestions की अगर बात की जाए, fixed calendar, ensure a predictability examination schedule, increased capacity, augment manpower to handle the high volume of applicants efficiently, and digitalization, leveraging technology for fair and fast evaluation. Example, the OMR sheets, machine grading of descriptive papers. Strengthen autonomy. The appointment and removal process for the PSC members must be made more secure and apolitical. यहाँ पर apolitical का सीधा मतलब है कि यहाँ पर political interference नहीं होनी चाहिए PSC members, ताकि ये अपने काम को और independently और autonomically कर सकें. So this is the last topic of the day. Safe processing matters more than zesty flavors. ये आर्टिकल बेसिकली हाईलाइट करता है द क्रिटिकल नीड फॉर इंप्रूविंग द फूड प्रोसेसिंग सेफ्टी. अब ये फूड प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके UPSC मेंस के एग्जाम में, वेयर फूड कंजप्शन इज हाई बट स्टैंडर्ड्स रिमेन अ कंसर्न, पर्टिकुलरली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. While the Food Safety and Standards Authority of India has enhanced regulations, challenges remain in compliance and enforcement, especially at the local level. So the focus must shift from merely addressing flavors and tradition to ensuring safety, traceability, and reliability. So there is a crucial gap between raw food quality and end product standards. Better processing techniques की अगर मैं बात करूँ, तो robust supply chain surveillance and standardized procedures are necessary. The author stresses that consumer trust and public health depend on an improved framework that makes both the food industry and regulators fully accountable for the safety and hygiene of the food products. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe, and share my channel.